चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सैलरी शीट के साथ क्या करना है, काम करना है हम लोग को, ठीक है ना। ये सैलरी शीट यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली आपके ऑफिस का सैलरी शीट का फॉर्मेट कुछ और हो सकता है। आपको यहाँ पे सीखना है क्या कि हम लोग फॉर्मूला किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला जो इम्प्लीमेंट करना है, ये फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, एक एक करके टोटल 11 फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए हैं। और इस 11 फॉर्मूला में से डेफिनेटली हम लोग कितने तक यूज करेंगे, तो ये देख रहे हैं ना, फॉर्मूला नंबर 10 तक 11 एच लुकअप और वी लुकअप का फॉर्मूला है, जो हम लोग पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर उसको समझाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का दिया है, नेम दिया है, अटेंडेंस दिया है, डेज दिया है। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, बोनस ऑलरेडी दिया गया है, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला सेटअप है, तो भी हम लोग यहाँ से सेटअप करेंगे। पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआई, ईपीएफ टैक्स कितना डिटेक्ट होके आएगा और नेट अमाउंट हमको कितना मिलेगा, इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक को कैलकुलेट करना है, तो बेसिक के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, कैलकुलेशन ऑन अटेंडेंस एंड पर डे। यानी बेसिक जो है वो कैलकुलेट करेगा अटेंडेंस और पर डे को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। क्योंकि एक पर्सन 30 दिन तक काम करता है और पर डे अगर उसको 200 रुपए रोज के हिसाब से मिलता है, तो 30 दिन में उसका बेसिक सैलरी क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं और क्या करेंगे, अटेंडेंस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसके साथ, डेज के साथ, और इंटर की पेज कर देंगे। डेफिनेटली राहुल का बेसिक सैलरी कितना हो गया, 6000। और हर किसी को बार बार इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना पड़े, इसलिए ये जो सिलेक्शन एरिया है, इस सिलेक्शन एरिया के राइट हैंड साइड बॉटम मार्क में क्या है, डॉट मार्क है ना। इस डॉट मार्क के पास जैसे ही आप जाइएगा, आपका ये डॉक्टर प्लस साइन, ये जो माउस का पॉइंटर है ये किस फॉर्मेट में है, डॉक्टर प्लस साइन में है। ये डॉक्टर प्लस साइन जैसे ही प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाए, आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देना, बाकी के ऊपर भी फॉर्मूला अपने आप इंप्लीमेंटेड हो जाए, ठीक है ना। आगे क्या है, एचआरए। एचआरए के लिए कहा जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑन 40% ऑफ बेसिक पे, यानी आपका बेसिक पे जितना भी आया उसका कितना परसेंट एचआरए होगा, 40%। तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सेल में क्या यूज करना पड़ता है, इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू के साथ क्या करेंगे, बेसिक को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कितना परसेंट होगा, 40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। इसको हम लोगों ने जैसे ही किया और इंटर की पेस्ट करेंगे, डेफिनेटली एचआरए भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे निकल आएगा। और उसके बाद क्या करना है, दैट भी हो गया, बेसिक भी निकाल लिए, एचआरए भी निकाल लिए। अब क्या निकलना है, डीए, डीएनएस अलाउंस। अब ये अलाउंस क्या होता है, बोला कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड एचआरए वैल्यू ऑफ 15%। इसका बेसिक और एचआरए वैल्यू का कितना परसेंट निकालना हमको, 15%। तो बेसिक और एचआरए को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इक्वल टू का साइन देते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमको मल्टीप्लीकेशन भी करना है इसको, है ना। तो बेसिक को और एचआरए को क्या करना है, प्लस कर देना है। का कितना परसेंट, का मतलब क्या, इंटू फिर कितना परसेंट, 15/100 इंटर, आ गया, डी आ गया ना। बोनस के लिए अगर आपको जो इच्छा है डाल दो, यहाँ 500 आप 1000 कर दो, 2000 कर दो, 5000 कर दो, जितना देना बोनस दे दो, ठीक है ना। हम 500 ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारा अच्छा से हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जब बोनस आ गया, इसके बाद कौन सा फील्ड डालना है हमको, टोटल लर्निंग। और टोटल लर्निंग के लिए क्या क्या सम करने के लिए बोल रहा है, सम करिए किस किस को, बेसिक को, एचआरए को, डीए को और बोनस को। तो सम करने के लिए सम का फॉर्मूला ही यूज होता है ना, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, इक्वल टू सम। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, किस किस को सम करना है, बेसिक से लेकर बोनस तक को सेलेक्ट कर लिए, यानी B2 से लेकर कहाँ तक, G2 तक, ठीक है। और इंटर की पेज कर देंगे, बोनस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नीचे वाले फील्ड को भी कैलकुलेट नहीं करना पड़े, इसलिए क्या करेंगे, ड्रैग, ठीक है। पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इसके बारे में बताए थे हम लोग, ठीक है। अब ये पी टैक्स जो कैलकुलेट होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसके लिए बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे गौर से इसको समझना है आपको, इस कंडीशन नहीं समझ पा रहे आप लोग, यही ना। ये बोल रहा है क्या कि पी टैक्स जो होगा, कि अगर टोटल लर्निंग ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 10,000। टोटल अर्निंग क्या है, ये वैल्यू है ना टोटल अर्निंग। और हर किसी का टोटल अर्निंग यहाँ पे निकला हुआ है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 6,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 14,000 है ना। तो आपका टोटल अर्निंग पहले से कैलकुलेटेड है। और बोल रहा कि भाई जो टोटल अर्निंग आ रहा है ना, यानी आप जितना इनकम कर रहे हो ना, उसी के बेसिस पे आपको पी टैक्स देना है, यानी प्रोफेशनल टैक्स देने हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स कैसे दोगे, उसका क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया ये दिया, यानी कंडीशन दे दिया, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर आप 1,00,000 रुपया कमाओगे तो 10,000 देना है ना। ऐसा कुछ लगाता है ना।
कंडीशन लोग लगा देते हैं, आपके लाइफ के अंदर भी बहुत सारे लोग कंडीशन लगाते होंगे कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन आते हो तो चलो आपके लिए लैपटॉप खरीदेंगे। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई डिक्टेंशन मार्क्स अगर लेके आए तो स्कूटी तो पक्का है ना। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अगर फेल हुए ना तो आ जाना, बताऊंगा तुमको काम रहेगा कि नहीं चाहिए, ऐसा भी है। क्राइटेरिया लगता है ना आपका, तो जैसा भी क्राइटेरिया आपके पास है उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला है। ठीक है, आपका रिजल्ट के क्राइटेरिया अलग होते हैं और यहाँ सैलरी शीट का क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर पी टैक्स क्या दिया हुआ है, पी टैक्स जो कहा जा रहा है कि टोटल अर्निंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 10,000। तो टैक्स अमाउंट जो पे करना है कितना करना है, 200। ये टैक्स अमाउंट कितना है, 200। ये 200 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो बिना डबल कोटेशन के एंटर करेंगे। लेकिन अगर वही वैल्यू टेक्सचर वैल्यू हो जाता है, टेक्स्ट टाइप का वैल्यू होगा तो वो वैल्यू हम लोग डबल कोटेशन के अंदर डालते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए डबल कोटेशन लगाने का कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10,000 से ज्यादा होगा, 10,000 से ज्यादा या बराबर भी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी 10,000 या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 200। यानी 10,000 से ऊपर जितना भी कमा लो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स कितना पे करना है, 200। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि टोटल अर्निंग अगर 8,000 या उससे ज्यादा होगा, 8,000 तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा कहाँ तक, 10,000 से कम तक, 9,999 तक मान लो। ठीक है ना, अगर यहाँ तक आपका अर्निंग है, टोटल अर्निंग है, तो टैक्स अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर टोटल अर्निंग 6,000 या उससे ज्यादा, 6,000 तो हो गई होगा, उससे ज्यादा मतलब कहाँ तक, 8,000 से कम तक, तो टैक्स अमाउंट कितना पे करना है, 120। और अगर आप 6,000 से भी कम कमाते हो, कम का मतलब कितना, और अगर 1,000 कमाएगा तो कभी भी जीरो। यानी अगर आप कुछ नहीं कमाते हो तो कहाँ तक, 5,999 तक कुछ नहीं कमाते हो से लेकर 5,999 तक कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आप आराम से खाओ पियो उतने में जियो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किया, प्रोफेशनल टैक्स के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर लगाए हुए। ठीक है, अब आते हैं उस क्राइटेरिया को हम अपने फॉर्मूला के साथ फुलफिल करते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल इफ फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल टू का साइन देंगे और फिर क्या करेंगे, इधर इफ लगा देते हैं, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला इज ऑन टोटल अर्निंग, तो हम लोग कौन सा फील्ड को चूज कर लिए, टोटल अर्निंग फील्ड को, जो टोटल अर्निंग H2 फील्ड के अंदर, अगर ये H3 के अंदर होता, H4 के अंदर होता, G के अंदर होता, H3 कहीं भी होता तो वहीं पर हम ये वैल्यू भी आता है। ऐसा नहीं कि H2 हर जगह है तो हम H2 जाके टाइप कर दे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपके टेबल के अंदर जो जिस फील्ड में टोटल अर्निंग होगा वही फील्ड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो एज पर कंडीशन कि H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 10,000, तो टैक्स अमाउंट कितना, 200, तो कॉमा देखिए 200। ये बोल रहा है कि ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर क्या बोला, इफ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट ये है, ये पूरा फील्ड क्या है हमारा, लॉजिकल टेस्ट है। अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है, क्या हो, ट्रू हो, वैल्यू जो दिया गया है लॉजिकल टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, देन वैल्यू ऑफ इफ। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ इफ का मतलब क्या होता है, ये वाला आएगा। ठीक है, और अगर फॉल्स होगा तो दूसरा वाला आएगा, लेकिन फॉल्स वाला कब, सबसे लास्ट में, क्योंकि दूसरा कंडीशन भी इसमें दिया हुआ है। तो अभी सिर्फ ट्रू वाला कंडीशन को पहले लिख दिया, फॉल्स वाला को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, फिर से कॉमा दे देंगे, अब दूसरा कंडीशन भी लगाना है हमको यहाँ पर, है ना। तो दूसरे कंडीशन लगाने का मतलब क्या होगा, फिर से इफ लगा दिए, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और दूसरा कंडीशन के लिए फिर से क्या बोल रहा है, टोटल अर्निंग, यही वैल्यू है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 8,000, तो कितना टैक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा, 150, फिर से कॉमा लगा दिए, यानी दूसरा वाला ट्रू होगा तो 150 प्रिंट करेगा, पहला वाला ट्रू होगा तो 200 प्रिंट करना पड़ेगा। अब तीसरा वाला भी है ना, फिर से इस लगा दिए, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किए। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, टोटल अर्निंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 6,000, तो फिर क्या होगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 120। हाँ, 2 सेकेंड रुक रहे हैं हम, 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको कितने टैक्स पे करने पड़ेंगे, 120। अगर 6,000 से भी, अगर ये कंडीशन 6,000 से ग्रेटर, ठीक है, 8,000 से कम तक अगर आते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 120। अगर आप इसको भी फॉल्स करते हो, इतना भी आप नहीं कमाते हो
तो भैया आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो लास्ट में क्या किया मैंने, फॉल्स वाला कंडीशन अब हाईलाइटेड हुआ ना, फॉल्स देखिए ये ट्रू वाला डिहाइलाइटेड हो गया, फॉल्स वाला अब आया। यानी इतना सारा कंडीशन दिया, इसमें से जो कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, जो ट्रू होगा उसके बाद वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, जो ट्रू होगा उसके बाद वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर क्या प्रिंट कर देगा, जीरो। मतलब फॉल्स वाला कंडीशन में लास्ट में क्या चला गया, जीरो। अब जितना ब्रैकेट आपने इसके लिए स्टार्ट किया था ना, उतने ही ब्रैकेट को आपको क्या करना है, क्लोज भी करना है, और उसके बाद क्या कर देना है, एंटर। तो भाई आपका इनकम कितना है यहाँ पर, टोटल अर्निंग कितना है, 10,000। तो कौन सा वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 10,000 वाला, है ना। तो फिर क्या होगा, 200 मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा, 200। ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर 150 क्यों कटा, 6 से 8 के बीच में है, ऐसा है क्या, 8 से ज्यादा है, हाँ तो फिर कितना कटेगा, 150, क्योंकि 8 से ज्यादा वाला क्राइटेरिया में आता है। और उसके ऊपर 120 आ रहा, क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा। तो फॉर्मूला सेट कर दिया मैंने, अब उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इम्प्लीमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। एक बार फॉर्मूला सेट कर देना बस। अब आते हैं ईएसआई वाला, ईएसआई वाला भी उसी तरह से बोल रहा है ईएसआई के अंदर क्या कि टोटल लर्निंग रेट 10,000 से कम है, 10,000 या उससे कम है। तो फिर आपका ईएसआई जो है वो टोटल जो भी अमाउंट है उसका कितना परसेंट देना पड़ेगा, 1.7%, 1.75% ऑफ टोटल लर्निंग, अदरवाइज क्या, जीरो। यानी ईएसआई का फैसिलिटी उसी को देंगे जिसका सैलरी 10,000 से कम है, उससे ऊपर होगा तो अपना मेडिक्लेम लो, ईएसआई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो इक्वल टू का साइन दे देते हैं हम लोग, और इक्वल टू का साइन देके क्या करेंगे, टोटल अर्निंग इफ लगा देंगे ना, फिर से क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है। अब उसके बाद क्या चूज कर देंगे, टोटल अर्निंग इज लेस देन इक्वल टू कितना, 10,000, देन कॉमा देके क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है किसके बेसिस पे, टोटल अर्निंग के बेसिस पे। टोटल अर्निंग का कितना परसेंट, 1.75। तो यहाँ पर कुछ नहीं, टोटल अर्निंग को सेलेक्ट कर लीजिए, इंटू 1.75% का मतलब क्या होगा, इंटू 1.75 बाय, यही होगा, समझ में आ रहा है। टोटल अर्निंग का ही 1.75% है ना, तो टोटल अर्निंग किधर है, H2 में है ना, ठीक है ना। टोटल अर्निंग किधर है, H2 में है। तो फिर क्या सेलेक्ट कर लिए, H2 इंटू 1.75% बाई कितना हो जाएगा, 100। और अगर आप उससे ज्यादा कमाते हो तो कुछ नहीं, जीरो। यही कंडीशन है, एक ही इस कंडीशन लगा हुआ है, उसी के अंदर फॉर्मूला है, जैसे हम लोग टाइप करके क्या कर दिए इधर, इंटर, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, तो ड्रैग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। दाता दानी जो भी होते हैं वो दे देते हैं, इसमें पैसे होते हैं, ठीक है, और उसके बदले में उनको ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका कहानी बोल रहा है कि भाई कैलकुलेशन ऑन 12% ऑफ बेसिक पे, यानी आपका जितना भी बेसिक परसेंट है उसका 12% है, कितना परसेंट, यानी आपका बेसिक परसेंट, बेसिक का 12% ले रहा, 12% बहुत ज्यादा होता है, मैं 15% में आपको अमीर बना रहा था, है ना। ये 12% ले लेगा कब तक, 7 सालों तक। और अमीर कौन बनेगा, खुद, आपको उसमें से कुछ पैसे दे देगा, ऐसा ही है ना। चलिए, हम लोग 12% के सिस्टम में इक्वल टू का साइन दे देते हैं, क्या दे देंगे, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के बाद क्या करना, कैलकुलेशन ऑन 12% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे कहाँ पर है, ये है, इसका कितना परसेंट, ठीक है। ये पैसा कटेगा और किधर जाएगा, ईपीएफ में, ठीक है। इतने पैसे ईपीएफ में जाएगा, आपको क्या करना है यहाँ से, ड्रैग करना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है ना, क्या करना है, प्लस। कैसे करेंगे प्लस बताइए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम ऑफ पीचेक, ईएसआई और ईपीएफ तीनों को प्लस कर दीजिए, इक्वल टू का साइन दे देते हैं, सम, फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट भी कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग भी कर दिया, आ गया ना कौन कितना कितना देगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसके बाद निकालना क्या है, नेट सैलरी, कैसे निकलेगा,
टोटल लर्निंग आपका जो भी है उसमें से जितने भी आपका डिटेक्शन हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन, टोटल लर्निंग यहाँ है, माइनस क्या कर देंगे यहाँ को, उसके बाद क्या कर देंगे, सर्वर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको यहाँ से, इसको कितना सैलरी मिलेगा समझ में आ गया, काट कूट कितना ही पैसा मिलेगा हाथ में। ठीक है, पहले कितना भी कमाओ, समझ में आया। आगे चले। अब एक और चीज बताया था कि क्या बताया था वहां पर कि चार्ट कैसे क्रिएट करना है। चार्ट का नाम सुन के सुबह सुबह आपके मुंह के अंदर पानी तो आ ही जाता हो, है ना। शायद कोई बात नहीं, चाट बड़ा ही अच्छा चीज है, लेकिन वो और भी अच्छा कब लगता है पता है, जब समोसा के साथ उसके अंदर स्पेशल कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स डाला जाता है, केला वेला मिला जाता है, बेदाना देखो, बेदाना, उसके ऊपर बेदाना डाल दिया जाए, और वो जो उसके ऊपर जो वो जो पापड़ी होता है ना, पापड़ी का जो वो तेल वगैरह होता है ऊपर से, वो डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर से खट्टा और मीठा दोनों चटनी डाल दिया जाए। आया अभी तक मुंह में पानी या नहीं आया, आ गया ना, चलो इसका तो आ गया पक्का, नहीं आया ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास जो बनाना है कि क्या बनाना है, चार्ट, तो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से चार्ट। चार्ट किस लिए यूज करते हैं, चार्ट इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, यानी हमारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली चार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली चार्ट के ऊपर यहाँ से ये चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना, इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम चार्ट आ गया। अब इधर तो चार्ट कुछ आया नहीं, चार्ट लेके आने के लिए चार्ट कब बनेगा, जब आप उसको डेटा दोगे, डेटा नहीं दोगे तो क्या चार्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो डेटा देने के लिए आपको इसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्या, सेलेक्ट डेटा। ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट डेटा किया, यहाँ पे बोला ऐड करने के लिए किसको, डेटा को, तो आपको नेम सीरीज में किस किस को डालना है, राहुल को डालना है, रोहित को डालना है, सुमन को डालना है, विशेष को डालना है, सौरभ को, इसमें से किसी को नहीं डालना है तो छोड़। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ये नाम के लिए यूज होगा। ठीक है, अगेन इसका वैल्यू भी डालना है ना, क्या डालना है, कौन से वैल्यू को डालना है, नेट सैलरी। ठीक है, तो नेट सैलरी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना, सेलेक्ट कर लेते हैं सबके वैल्यू को, और फिर क्या करेंगे इधर से, यहाँ आके बन गया चार्ट आपके पास। अब चार्ट अगर आ ही गया है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक, डेटा भी दिखाना है, ऐड डेटा लेबल, इसके बैकग्राउंड को भी आपको चेंज करना है, राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ देखिएगा आपको मिलेगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब इस चार्ट एरिया में आपको क्या करना है, सॉलिड कलर डालना है, आपको जो भी कलर अच्छा लगेगा वो सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या बना लिया हम लोगों ने, सैलरी शीट के साथ चार्ट भी क्रिएट करके दे दिया कि देखो भाई कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे की ओर चले। अब आगे की ओर पहले वैट कैलकुलेशन को हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेंगे, वैट कैलकुलेशन, और वैट कैलकुलेशन के बाद हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन भी देखेंगे। पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स चलता था। ठीक है ना, पहले कौन से सिस्टम में काम करता था, वैट सिस्टम में चलता था, वैल्यू एडेड सिस्टम में चलता था। अब वैट सिस्टम को जीएसटी सिस्टम में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो वैट सिस्टम को देख लेते हैं, फिर जीएसटी सिस्टम भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग हाँ हाँ, वो सब ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स अब पहले चलता था, अब नहीं चलता है। जीएसटी जब बताऊंगा तो जीएसटी और वैट के अंदर जो डिफरेंसेस है वो समझा दूंगा, यहाँ मैं क्लासेस ले रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सिस्टम को पहले समझो, उसके बाद वैट और जीएसटी के अंदर डिफरेंसेस को समझ लेंगे। ठीक है ना, अब देखो वैट सिस्टम के अंदर क्या होता था कि हम लोग 4%, यानी वैट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता था। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर 5%, दूसरे कहीं पर 4%, कहीं पे 5%, ऐसे डिफरेंसेस होता था। ठीक है ना, तो इस हर एक स्टेट का वैट सिस्टम अलग अलग होता था, वहां पर वर्क करना काफी मुश्किल होता था, सामान को सेल करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता था, टैक्स ज्यादा या कम हो जाते थे। इस सारे चीजों को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था जीएसटी सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे। अभी हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले चलता था उसे क्या करते हैं, देखते हैं। हम लोग जब मार्केट के अंदर किसी सामान को बेचते हैं तो खरीद के लेके आना, हम लोग खुद तो बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चरर तो है नहीं,
तो हम क्या करते हैं, शॉप जब खोलते हैं तो दूसरे कंपनी के सामान को क्या करते हैं, खरीद के लेके आते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो जब खरीद के लेके आते हैं तो जिससे खरीदते हैं उसको भी वैट पे करते हैं, और जिससे हम लोग जिसको बेचेंगे उससे वैट क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो जितना वैट पे किए हुए रहते हैं उसमें से जो लेते हैं उसको पहले क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ वैट होता है वो सरकार को पे करना पड़ता था पहले। अभी वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले परचेज आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा ना। तो परचेज जब कर रहे हैं किसी आइटम्स को, आइटम का नाम यहाँ पर दिया है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, सारा चीज दिया हुआ है। अब इस सारे के सारी चीजों को आप परचेज कर रहे हैं, रेट यहाँ पे दिया, कंप्यूटर 22,000 का कॉस्ट है, वैट इसमें कितना परसेंट लग रहा है, तो इनवाइस वैल्यू यहाँ पे लिखेगा, टैक्स अमाउंट कितना है वो भी निकालना है। ठीक है ना। अब देखो इनवाइस वैल्यू का मतलब ये यहाँ पे कैसे निकालेंगे वैल्यू को, ये देखिए। अब इनवाइस जब भी हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे तो कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना inv.am अमाउंट है ना, और वही चीज हमको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट भी करना है। उसके लिए फॉर्मूला दे रहा है क्या कि रेट प्लस वैट परसेंट वैल्यू। तो रेट क्या है, इक्वल टू का साइन दे देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, रेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेट प्लस, प्लस का मतलब क्या, ये साइन। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वैट परसेंट वैल्यू कितना है भाई, 4%। लेकिन ये 4% आप कैसे निकालोगे, निकालोगे कैसे, निकालोगे, आपका जो रेट है इसका कितना परसेंट, 4%, मतलब 4/100 दे दिया हम लोगों ने, 4/100 दे दिया। ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया तो ये क्या करेगा, आपका जो रेट है उसके साथ जो 4% अमाउंट निकलेगा, यानी रेट का 4% निकालेगा वो। 4% निकालने के बाद रेट और वो 4% जो कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तब आपका जो अमाउंट निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये टोटल अमाउंट, यानी आपने इस कंप्यूटर को कितने अमाउंट, यानी 22,000 के कंप्यूटर को टैक्स के साथ 22,880 रुपया में खरीदा। तो टैक्स अमाउंट कितना है ये भी आपको निकालना पड़ेगा ना, कि आपने टैक्स यानी इनवॉइस अमाउंट निकालने के बाद टैक्स अमाउंट कितना है ये भी आपको निकालना है। तो टैक्स अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे देंगे, और इक्वल टू का साइन देने के बाद जो रेट है, रेट के साथ कितना परसेंट, 4/100। तो इतना अमाउंट क्या हुआ, टैक्स के टर्म में आप जहां से खरीदोगे उसको वैट इतना परसेंट क्या करोगे, दे दोगे। ठीक है, यानी 22,000 की चीज में आपने 880 रुपया टैक्स के रूप में जिससे खरीदा उसको दे दिया। ये टैक्स कौन लिया, वो दुकानदार लिया जिसके पास से आप क्या कर रहे हो, टैक्स को, सामान को खरीद रहे हो। ठीक है ना। यानी वो इंडिविजुअल जो शॉप ऑनर्स है वो गवर्नमेंट का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट के बदले, आप यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हो, यहाँ पर इंडिविजुअल को टैक्स पे कर रहे हो, और वो इंडिविजुअल आपसे टैक्स अमाउंट लेके गवर्नमेंट को रिटर्न करता है। तो वैट सिस्टम में क्या होता था पहले, कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार वैट रिटर्न होता था। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्स अमाउंट किसके पास जाता था, दुकानदार के पास जाता था। और दुकानदार क्या करता था, उस अमाउंट को, जो टैक्स अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को भी यूज कर रहा है ना अपने शॉप के लिए, यूज कर रहा है। तो लास्ट में घाटा या नुकसान कुछ भी हो सकता था, लास्ट में दिखा देता मेरा बिजनेस पूरा क्या हो गया, घाटा हो गया। तो वैट पूरा का पूरा सरकार को मिलता ही नहीं था। ठीक है, इसीलिए सरकार ने किस सिस्टम को लेके आया, जीएसटी सिस्टम को लेके आया, कि भाई हर महीने बेचो, हर महीने हिसाब दो, कितना बेचे हो और कितना का तुम्हारे पास टैक्स अमाउंट है वो हमको उसी महीने में पेड कर दो। ठीक है, साल भर हम इंतजार नहीं करें। तो चीजें जब ज्यादा बुरा हो जाता तो उसे क्या करता, चेंज किया जाता, ताकि बेटर तरीके से चीजों को हम लोग ऑपरेट कर सके। तो बार बार हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, इसलिए क्या करते हैं आप सभी लोग को पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर सम करने के लिए पता ही है, इक्वल टू सम फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन आज मैं एक और फॉर्मूला आप लोग को बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला क्या करेगा, आपको बार बार सम लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही जगह, यानी इनवॉइस अमाउंट और टैक्स अमाउंट, दोनों को ही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करना, फॉर्मूला अपने आप आ जाए। इसके लिए आप यहाँ पे ऑटो सम बटन का यूज कर सकते हो, यहाँ पे है ना, क्लिक कर लोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम हो जाएगा। एक और तरीका है वो क्या है, अल्ट की को प्रेस करके इक्वल टू का साइन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अल्ट की को प्रेस करके रखिएगा, और कौन सा की प्रेस कर देना है, इक्वल टू का साइन। ठीक है, जैसे अल्ट की को प्रेस करके इक्वल टू का साइन करेंगे, अपने आप उसके कॉलम को या रो को क्या करेगा, वो प्लस कर देगा। ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे वैल्यू को ऑटो सम करना है, इसका सेल को आप यहाँ से ले सकते हैं, ऑटो सम बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आ गया। ठीक है, अगर आपको
लगता है कि और भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करना है, एंटर करना है? समझ में आ रहा है? अब आपको करना है क्या है यहाँ पर? सपोज करिए कि इस पूरे के पूरे वैल्यू को, इस दोनों वैल्यू को एक साथ क्या करना है, सम करना है। दोनों को सिलेक्ट करके अल्ट की को प्रेस करके क्या, इक्वल टू आ गया। अगर आपको लगता है इधर भी दोनों को क्या करना है, सम करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, अल्ट की प्रेस करके इक्वल टू। और अगर आपको लगता है कि यहाँ भी सम करना है, अल्ट की प्रेस करके इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड में आपको जैसा भी इच्छा होगा आप यहाँ कर सकते हो। एक्चुअली आपके पास परचेज रिपोर्ट डिटेल आ गया कि हाँ, हाँ, वो पूछा है ना, मैं इसका आया है ना, ऊपर में दिखा दिया ना रो, क्योंकि यहाँ पर इसी ऊपर के जो रो है उसी को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है ना। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, परचेज रिपोर्ट आ गया है ना, कि आपने एक सामान का रेट इतना था, 4% टैक्स देके आपके पास वो इनवॉइस अमाउंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना। ये पूरा बता दिया कि भाई भाई आपको टैक्स कितना पे करना है, 2,770 रुपये 44 पैसे टैक्स पे करना है। ठीक है ना, ये आपको टैक्स अमाउंट। लेकिन जब आप किसी भी चीज को खरीद के लेके आते हो तो उतने में सेल करते हैं या उससे ज्यादा में सेल करते हैं? उससे ज्यादा में सेल करते हैं। तो जब ज्यादा में सेल करते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, आपका आपका जो रेट, परसेंट रेट, जो ज्यादा वाला अमाउंट है उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए, जो 2200 रुपया का आपने कंप्यूटर खरीदा है, उस कंप्यूटर का रेट आप कितने में सेल कर रहे हो, 2500 में। तो 2200 का तो टैक्स 4% के हिसाब से आपने दे रखा है, लेकिन 300 रुपया एक्स्ट्रा बीच में बच गया है ना। ये 300 रुपया का भी तो आप 4% टैक्स ले लिए ना, तो सरकार ये बोलेगा ये जो 3% का 4%, 300 का 4% एक्स्ट्रा टैक्स आपने लिया है ना, वो वाला पैसा दो हमको। 2200 वाला तो तुम दे दिए, लेकिन ये 300 रुपया तो किसको किसको दिखा के लिए, सरकार को दिखा के लिए ना, कि हम सरकार को देंगे, तो सरकार का पैसा क्या करना है, आपको देना है। तो ये 300 रुपया एक्स्ट्रा बच जाता है, उसका जो 4% होगा वो सरकार आपको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा वाला पैसा दो। तुम 300 रुपया कमा लिए ना, 2200, सॉरी 3000 हुआ ना यहाँ पर। 2200 का सामान आप कितने में बेच रहे हैं, 25 हजार में, है ना। यानी 22,000 का सामान 25,000 में सेल कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो आप 3,000 कमा लिए ना, वो तो आपका है। 22,000 का सामान 25,000 में बेचे, 3,000 आप कमा लिए। लेकिन जो 3,000 के ऊपर 4% टैक्स लिए, ये किसका है, सरकार का है, वो आपको देना पड़ेगा। और वही आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। समझ में आया? ये पैसे सरकार लेता है। अब सोचो अगर 10,000 का एक मोबाइल आप खरीदते हो, उसके ऊपर 18% टैक्स देते हो, तो कितना रुपया टैक्स दे दिया आपने, 1,800 रुपया। ठीक है, अब 10,000 का मोबाइल खरीद के 15,000 में सेल कर दिए, तो 18% तो पहले सरकार को मिल गया ना, 5,000 का जो एक्स्ट्रा हुआ उसका भी सरकार को क्या जाएगा, टैक्स जाएगा। ठीक है, तो 18,000 आप एक एक मोबाइल के ऊपर टैक्स देते हो। खैर चलिए, आपके पास पैसा है तो टैक्स देगा कौन? मैं एक एक मोबाइल खरीदने के लिए सोचता रहता हूँ, 5 साल हो गया वही मोबाइल चल रहा है आजकल। ठीक है, कहाँ नया है, पुराना ही है, बार बार कवर चेंज कर लेता हूँ उसका। ओप्पो है, पुराना मॉडल, 31 हो, 31 है। ठीक है, चलिए आगे। तो हमारे पास क्या हो गया, रेट अमाउंट हो गया। अब इसको भी कैलकुलेट कर ले हम लोग, इक्वल टू का साइन दे देते हैं, दे दिए। क्या करना है, क्या करना है इधर, रेट प्लस, रेट क्या है, ये है, प्लस, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, रेट इंटू 4/100, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ गया। भाई 25,000 का सामान कितने में आपके पास इनवॉइस अमाउंट आ रहा है, तो कितना रुपया आया एक्स्ट्रा, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया ना इधर टैक्स के रूप में। 25,000 का सामान 26,000 में बिक रहा है ना, तो आप 1,000 एक्स्ट्रा, लेकिन 1,000 में आप कितना पैसा दे चुके हो सरकार को, 880 रुपया दे दिए ना, तो और कितना बच गया सरकार का पैसा, 120 रुपया, जो आपको सरकार को क्या करना है, देना है। यानी आपका टैक्स वाला पैसा, ध्यान में ये रखना है, यहाँ टैक्स को समझना है। टैक्स को ये समझना है कि जो टैक्स का अमाउंट आप किसी सामान को खरीदते समय किसी कंपनी को देते हो, वो टैक्स अमाउंट खरीदते समय तो आप दे दिए, लेकिन जब बेचते हो तो वो अमाउंट भी आपको मिल जाता है। यानी लास्ट में टैक्स कौन पे करता है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूजर होता है। ठीक है, टीवी आप अपने दुकान में बेचने के लिए खरीद के लेके आओ, तो बेचते समय आपने टैक्स अमाउंट सरकार को दे दिया, लेकिन वो तब तक टैक्स अमाउंट सरकार को दे दिया जब तक वो टीवी कोई दूसरा पर्सन खरीद नहीं ले। जैसे ही वो टीवी खरीद लेता है, वो पर्सन जो उस टीवी को यूज करेगा, वो पूरा का पूरा टैक्स पे करता है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आप टैक्स पे कर रहे हो, कौन पे कर रहा है? जो यूजर्स है वो टैक्स पे कर रहा है, जो खरीदने बेचने का काम कर रहा है वो टैक्स पे नहीं करता, ठीक है ना? समझ में आया? चलिए, हाँ यहाँ से सिर्फ 120 देगा क्योंकि टैक्स वाला पैसा सरकार का है, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? 3000 आप कमा भी लिए, ठीक है ना? आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 3000 का हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर टैक्स अमाउंट निकालते हैं, फिर से इक्वल टू का साइन दे देंगे, और टैक्स अमाउंट मतलब क्या, कैसे निकालते हैं? रेट इंटू 4/100। समझ में आ रहा कहानी आप लोग को? बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े इसलिए ड्रैग, ठीक है? टैक्स अमाउंट मतलब ड्रैग। अब क्या करेंगे यहाँ पर फिर से, और इक्वल टू, अपने आप क्या करेगा? अब यहाँ पर देखिए वैट पेएबल और वैट रिफंडेबल। वैट पेएबल का मतलब क्या होगा कि आपने जो सेल्स किया है वो सेल्स अमाउंट आपके परचेज अमाउंट से ज्यादा है तो वैट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और रिफंडेबल कब? अगर आपका सेल्स अमाउंट क्या है, कम है किससे? परचेज अमाउंट से, तो आपका वैट क्या होगा? रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रहा? बिल्कुल। अगर रिफंड का मतलब क्या होता है, सपोज करो 120 रुपया में से अभी सरकार को कितना पे करना है? तो 120 रुपया पे करना है, लेकिन आप कभी कभी सामान का रेट कम कर दे, मतलब बिक नहीं रहा है, इसलिए आपने क्या किया, अमाउंट को थोड़ा बोले चलो 22,000 में खरीदे तो हम 21,000 में ही बेच देते हैं। तो 21,000 में अगर बेच रहे हो तो 22 मतलब 1,000 का आपका लॉस हुआ ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो तो आप लिए ही नहीं, कस्टमर से लिए नहीं तो दोगे क्यों? ठीक है? तो जो लिए नहीं वो पैसा क्या करेगा? आपको रिफंड कर देगा, क्योंकि आप तो यूज नहीं किया, आप बेच दिए, भले लॉस में सेल किए, ठीक है? तो वहां पर वो रिफंडिंग कंडीशन आता है, ठीक है? चलिए हम लोग अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैट पेबल कब होगा? जब सेल्स टैक्स अमाउंट इज ग्रेटर देन परचेज टैक्स अमाउंट। क्या करेंगे फिर से, इक्वल टू का साइन देते हैं, इफ लगा देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ सेल्स टैक्स अमाउंट कौन सा है? ये है, ठीक है? इज ग्रेटर देन, ये गड़बड़ हो गया, सेल्स टैक्स अमाउंट किधर है? ये है, दिस वन, ये है ना? सेल्स टैक्स अमाउंट इज ग्रेटर देन कितना? परचेज टैक्स अमाउंट। वैट पेबल कब होगा? जब सेल्स अमाउंट ज्यादा होगा किससे? ठीक है? तो टोटल तो निकल चुका है ना, टोटल सेल्स अमाउंट कितना आ रहा है और टोटल जो परचेज अमाउंट कितना है, दोनों निकल गया है ना? देन क्या करेंगे, टोटल निकल गया तो आप एक सामान बेचो, 10 सामान बेचो, 1,000 बेचो, टोटल निकला हुआ है यहाँ पर। कितना पे करना है, कैसे निकालेंगे? जो सेल्स अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे किसको? परचेज अमाउंट को। जो बच जाएगा वही आपको क्या करना है, सरकार को पे कर देना। ये अमाउंट सरकार को जाएगा, सीधा बात। इतना अमाउंट चाहिए, आपने इतना सारा कंपोनेंट खरीदा और बेचा, तो इतना अमाउंट आपको क्या करना है, सरकार को पेड कर देना, ठीक है ना? अगेन इसके बाद क्या होगा, वैट रिफंडेबल कब होगा? इक्वल टू का साइन दे देते हैं, इफ लगा देते हैं, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर से क्या बोल रहा है कि जो परचेज टैक्स अमाउंट है, परचेज टैक्स अमाउंट कौन सा है? ये है, इज ग्रेटर देन क्या? सेल्स टैक्स अमाउंट। देन क्या होगा, परचेज टैक्स माइनस सेल्स टैक्स, अदरवाइज जीरो, ठीक है? अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, पेड करेगा, अदरवाइज जीरो। तो क्या होगा यहाँ पर? जीरो है नहीं, क्या हो जाएगा? जीरो।